नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि क्या वाकई में ग्राम प्रधान को पद से हटाया जा सकता है या केवल हमारे कानून में लिखा है। इसका पालन किस हद तक हुआ है, ये हम सब जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस टॉपिक पे हमने वीडियो बनाए हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको मैं स्पष्ट नहीं समझा पाया हूँ, इसलिए आप लोगों ने बहुत बार कमेंट किया। तो आज मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ कि वाकई में किस तरह से अगर प्रधान को पद से हटाया जा सकता है तो वो प्रक्रिया क्या है। पंचायती राज व्यवस्था 1947 में जो अधिनियम बना था उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए, हालांकि हर राज्यों का अलग अलग पंचायती राज पर नियम है, क्योंकि ये राज्य का विषय होता है तो हर राज्य का अपना अलग नियम हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन हैं हर जगह। तो हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। पहली चीज आपको एकदम स्पष्ट कर दूं कि जो ग्राम प्रधान होता है वो पूरे भारत में उसका जो निर्वाचन होता है वो एक जैसा नहीं है। 90% राज्यों में प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जबकि 10% राज्यों में अप्रत्यक्ष। तो ग्राम प्रधान प्रत्यक्ष भी चुना जाता है और अप्रत्यक्ष भी चुना जाता है। पहले तो आप ये क्लियर जान लीजिए। और आप स्पष्ट जानते ही होंगे कि प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है कि जिस चुनाव में सीधे जनता भाग लेती है, और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जहां सीधे जनता भाग नहीं लेती बल्कि जनता द्वारा जो चुना गया है, जब वो किसी को चुनता है तो उस प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष कहा जाता है, इनडायरेक्ट। तो जैसे इसका मुख्य उदाहरण पश्चिम बंगाल को अगर हम ले लें, वेस्ट बंगाल को, तो पश्चिम बंगाल में ग्राम प्रधान प्रत्यक्ष नहीं चुना जाता, अप्रत्यक्ष चुना जाता है। तो यहाँ के ग्राम प्रधानों को हटाने की प्रक्रिया अलग होगी। लेकिन अब स्पेशल यूपी की बात करिए, बिहार की बात करिए, मध्य प्रदेश की बात करिए, और बहुत सारे राज्य हैं, तो केंद्र के रूप में हम यूपी को अगर रखते हैं तो यहाँ पे प्रत्यक्ष होता है चुनाव। तो यहाँ के प्रधानों को हटाने की अलग प्रक्रिया है। इसलिए जो भी हम नियम बताए थे, हम दोनों को एक साथ लेकर बताए थे, लेकिन साथ क्लियर नहीं कर पाए थे, इसीलिए ज्यादा कंफ्यूजन बना रहा। प्रत्यक्ष क्या मतलब होता है कि जब जनता ने सीधे चुना तो ग्राम प्रधान चुना गया। यहाँ पे ग्राम सभा चुनती है, तो यहाँ पे प्रधान होते हैं और सदस्य होते हैं। सदस्यों को वार्ड मेंबर बोला जाता है ना, ग्राम पंचायत सदस्य। यहाँ भी वही होते हैं, यहाँ भी प्रधान होते हैं और सदस्य होते हैं। यहाँ तक कॉमन है, दोनों में समानता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले सदस्यों का चुनाव किया जाता है, जनता चुनाव करती है, यानी ग्राम सभा, यानी कि जितने वोटर हैं गांव में वो सबसे पहले वार्ड मेंबर का चुनाव करते हैं। जैसे उस गांव में 15 वार्ड मेंबर हैं तो वो 15 वार्ड मेंबरों को चुन लिए। अब इन्हीं 15 में से किसी एक को ग्राम प्रधान के रूप में ये लोग चुनते हैं। यानी कि जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, सांसद नियुक्ति करते हैं ना, सांसद अपने में से कोई नेता चुनते हैं, फिर प्रधानमंत्री बना देते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ सिस्टम है कि अगर 15 वार्ड मेंबर हैं या 19 वार्ड मेंबर हैं, जितने भी हैं, वो अपने में से ही एक ग्राम प्रधान को चुन लेते हैं। इसलिए जनता यहाँ सीधे नहीं चुनती और यहाँ पर वार्ड मेंबर ही चुनते हैं। यहाँ प्रक्रिया ठीक है, अच्छी है। दिक्कत यहाँ पर है, यहाँ भी सीधे जनता चुनती है और सदस्यों को भी सीधे जनता चुनती है। तो जब जनता सदस्यों को भी चुन रही है, जनता प्रधान को भी चुन रही है, तो सदस्यों को अधिकार ही नहीं है कि वो ग्राम प्रधान को हटा सकें या ग्राम प्रधान के खिलाफ कोई एक्शन ले सकें, क्योंकि उन्होंने चुना ही नहीं है। जनता एक्शन ले सकती है, यहाँ जनता एक्शन नहीं लेगी। अब समझिए आप ध्यान से, अगर यूपी को हम केंद्र में ले लें तो यहाँ पर ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया क्या है। इतनी जटिल प्रक्रिया है कि मैं तो नहीं जानता हूं कि शायद किसी ग्राम प्रधान को कभी हटाया गया हो सकता है हटाया गया हो, लेकिन नहीं अगर हटाया जा रहा है तो वो जटिल प्रक्रिया के ही कारण है। इसे ग्राम प्रधान को नहीं हटाया जाता तो पहले हम जान लेते हैं कि प्रक्रिया क्या है जो इतनी कठिन है और नहीं हो पा रहा है। सबसे पहला प्रोसेस इसमें यह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा ग्राम प्रधान के खिलाफ। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव को कौन लाएगा? जनता लाएगी। अब यहाँ जनता का आशय वोटर से है, ग्राम सभा से है। उस गांव के जितने भी वोटर हैं उनको ग्राम सभा कहा जाता है। तो जनता या ग्राम सभा
लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है? अविश्वास प्रस्ताव के लिए मतलब ये क्लियर करना होगा कि हम लोगों को पसंद नहीं है, ये हम लोगों में इन पर विश्वास नहीं है, ऐसा। तो उस ग्राम सभा में जितने भी वोटर हैं, यानी जितने ग्राम सभा के लोग हैं, अगर उसके आधे लोग, ग्राम सभा के आधे लोग एक जगह सिग्नेचर करें और पूरा मैटर लिखें कि हम किस लिए ग्राम प्रधान को हटाना चाहते हैं, रीजन क्या है, तो एक पूरा रीजन लिखा जाए एप्लीकेशन में। उसके बाद ग्राम सभा में जितने सदस्य हैं उनके आधे लोगों का सिग्नेचर हो। जैसे मैं उदाहरण के लिए मान लूं कि ग्राम सभा में 2000 लोग हैं, तो इसमें से 1000 प्लस लोग अगर सिग्नेचर करें तब कहा जाएगा कि हाँ, ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है। तो आधे लोग सिग्नेचर करके, और जितने लोग वार्ड मेंबर हैं, मान लीजिए 15 वार्ड मेंबर यहाँ भी हैं, तो 15 वार्ड मेंबर में 3 वार्ड मेंबर, अगर 13 वार्ड मेंबर हैं तब भी 3 वार्ड मेंबर, तो 3 वार्ड मेंबर प्लस जितने ग्राम सभा के लोग हैं उनमें से आधे लोग सिग्नेचर करके डीपीआरओ के पास पहुंचाएं। डीपीआरओ, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, जिला पंचायत राज अधिकारी, हर जिले का होता है, उसके पास पहुंचाएं। ध्यान रहे यहाँ पे जो सिग्नेचर किए हैं इनका तो केवल सिग्नेचर जाएगा, लेकिन जो जनता के 3 मतलब जो वार्ड मेंबर हैं 3 ठो, इनको वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा डीपीआरओ के सामने। उनको भी बताना पड़ेगा कि हाँ ये सही है, इतने लोग नहीं चाहते इनको और प्रधान को हटाना चाहिए। तब दूसरी प्रक्रिया शुरू होती है कि डीपीआरओ साहब 1 महीने के भीतर, यानी कि 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर एक गांव में मीटिंग बैठाएंगे। उस मीटिंग में ग्राम सभा के लोग उपस्थित होंगे, वार्ड मेंबर के लोग उपस्थित होंगे। उस मीटिंग का समय है 1 माह के भीतर, एप्लीकेशन देने के 1 माह के भीतर। और ध्यान रहे 1 माह के भीतर जब मीटिंग होनी है तो जिस तारीख को मीटिंग होनी है उसके 15 दिन पहले उस गांव में सूचना भी दी जाएगी कि फला तारीख को मीटिंग है। जैसे मान लीजिए कि 20 तारीख को मीटिंग होनी है, तो 5 तारीख को ही सबके पास सूचना पहुंच जाएगी, नोटिस चिपका दी जाएगी कि 20 तारीख को बैठक है और बैठक इसलिए है, कारण भी बता दिया जाएगा। तो 15 दिन पहले सूचना दी जाएगी और 1 माह के भीतर मीटिंग रखी जाएगी। अब मीटिंग में कोरम का ध्यान रखा जाएगा। कोरम को हिंदी में गणपूर्ति बोलते हैं, गणपूर्ति, यानी कि अगर कम से कम एक निश्चित संख्या होती है कि इतने लोग अगर बैठेंगे तभी वोटिंग होगी, तभी मीटिंग सफल मानी जाएगी, अन्यथा कैंसिल हो जाएगी। तो कोरम के लिए 1/3 व्यवस्था की गई है। जैसे मान लीजिए कि ग्राम सभा में अगर कुल 2100 लोग हैं, तो उस 2100 में कम से कम 700 लोग वहां उस मीटिंग में उपस्थित रहें। अब ऐसा नहीं कि मतलब ग्राम सभा में 2100 लोग हैं और 700 भी ना उपस्थित हो, 500 ही उपस्थित हो या 150 ही उपस्थित हो और उन्हीं से वोटिंग करवाई जाए, तो ऐसा नहीं होगा। 1/3 उपस्थित होने चाहिए कम से कम। अब इसी तरह से मान लीजिए अगर 7000 वोटर हैं तो वहां पे 1/3 का मतलब कितना हुआ, मान लीजिए 6000 वोटर हैं तो 1/3 कितना हुआ, 2000। तो 2000 कम से कम लोग उपस्थित होने चाहिए। ठीक है। अब मान लीजिए मीटिंग शुरू हुई, तो इस मीटिंग में पूरा पढ़ के सुनाया जाएगा कि क्या मामला है, किस लिए मीटिंग बुलाई गई है। हालांकि सब पहले से जान भी रहे होते हैं। अब चूंकि सब लोगों ने लिखित शिकायत दिया है तो इसलिए मौखिक बोलने का कोई औचित्य यहां नहीं बनता, सीधे वोटिंग करवाई जाएगी। तो वोटिंग में अगर जितने भी सदस्य हैं, ग्राम सभा के सदस्य जितने भी हैं, ग्राम सभा के 2/3 सदस्य, ध्यान रहे 2/3 सदस्य अगर वोटिंग कर देते हैं अविश्वास प्रस्ताव पर, यानी कि प्रधान को हटाने के लिए हामी भर देते हैं, तो प्रधान को पद से हटा दिया जाएगा। अब यहां पे 2/3 का मतलब ये हुआ कि जितने लोग उपस्थित हुए हैं, कम से कम 1/3 उपस्थित होंगे। जैसे मैं अब एक यहां पे 2000 थोड़ा सा सेट नहीं हो पा रहा है, तो मान लीजिए कि ग्राम सभा में कुल 2100 लोग हैं, एक पल के लिए मान लेते हैं 2100 लोग हैं, तो गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने होने चाहिए, कम से कम 700 प्लस होने चाहिए, है ना। तो मान लीजिए कि 700 नहीं 900 आ गए, या मान लीजिए 1200 आ गए, मान लीजिए कि 1200 लोग उपस्थित हो गए,
कम से कम 700 होना चाहिए, 700 में मीटिंग हो जाती, लेकिन 1200 हो गए हैं। तो अब 1200 का 2/3 देखा जाएगा कितना हुआ। तो 12 दूना 24 में 3 का भाग करेंगे 800, यानी कि अगर 1200 लोग उपस्थित हैं तो 1200 लोगों में 800 लोग अगर हामी भर दिए, वोटिंग कर दिए अविश्वास प्रस्ताव पर, तो माना जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव सफल हो गया और प्रधान को हटा दिया जाएगा। और अगर 800 से कम हो गया, 700 ही हो गए, 600 ही हो गए, तब इसको अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाएगा। और अगर अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया, यानी कि 1200 में 800 से कम लोग वोटिंग किए, या गणपूर्ति का ही अभाव हो गया, कम लोग आए, मीटिंग ही नहीं हुई, तब दोबारा अविश्वास प्रस्ताव 1 वर्ष बाद ही लाया जाएगा, 1 वर्ष के पहले नहीं लाया जाएगा। जैसे 1 जनवरी 2022 को अविश्वास प्रस्ताव के लिए वोटिंग हुई, अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया, प्रधान पद से नहीं हटा, तो अब अगला अविश्वास प्रस्ताव 2023 में 1 जनवरी के बाद ही लाया जाएगा, उसके पहले नहीं। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर पहला वाला कब लाया जाएगा? तो पहला वाला 2 वर्ष के बाद लाया जाएगा। जब ग्राम प्रधान पद ग्रहण करेगा, उससे 2 वर्ष जब बीत जाएगा, तब पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, उसके पहले नहीं। तो पहली बार 2 वर्ष के बाद लाया जाएगा, उसके बाद 1-1 वर्ष के बाद लाया जा सकता है। तो ये है पूरी इसकी प्रक्रिया, जहां पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है, स्पेशल यूपी के लिए। अब इतनी कठिन प्रक्रिया है, शायद इसीलिए प्रैक्टिकली नहीं है। इसका 2 कारण है कि प्रैक्टिकली क्यों नहीं है मेरे नज़र में। अब आपकी राय जो भी हो, मेरा मत ये है कि पहला कारण तो ये है कि ये जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया कैसे है कि कम से कम 2000 तो गांव के लोग होते ही हैं वोटर, आमतौर पे छोटा गांव, और कहीं कहीं बहुत बड़े गांव हैं, 10,000 15,000 वोटर। तो उनमें से आधे लोग कैसे तैयार हो सकते हैं उसी गांव में उसी प्रधान के खिलाफ, जिसके साथ उनको 24 घंटे रहना है? कुछ लोग मान लीजिए तैयार भी हो गए, तो आधे लोगों को तैयार करना ये टेढ़ी खीर है, बहुत कठिन काम है। प्रैक्टिकली तो मैं नहीं समझता कि ये संभव है, बहुत कठिन काम है। तो ये तैयार करना बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा दूसरा ये भी लोग सोचते हैं, मान लीजिए कि आधे छोड़िए, मान लीजिए पूरे लोग ही खिलाफ हैं, तब भी ये सोचते हैं कि 2 वर्ष के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, यानी 2 वर्ष कार्य वो कर ही चुका है, अब बचा है उसका शेष कार्यकाल 3 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद फिर से चुनाव होना है, तो फिर से जब चुनाव होगा तो ये गंदा काम कर रहा है, तो ये जीतेगा ही नहीं, किसी और को जिताएंगे हम। तो क्या मतलब दुश्मनी मोल लेने से, है ना? तो इस गांव में ही रहना है जीवन भर के लिए, क्या मतलब है 3 साल के लिए? 3 साल चलने दीजिए किसी तरह से। तो ये भी इसका मेन फैक्टर है, इसलिए गांव में अविश्वास प्रस्ताव आमतौर पे न के बराबर होता है, नहीं लाया जा सकता। ये है प्रक्रिया इसकी। इसके अलावा मान लीजिए बिना विश्वास प्रस्ताव के भी अगर आप कोई कंप्लेन करना चाहता है प्रधान के खिलाफ, तो डायरेक्ट वो डीपीआरओ के पास जा सकता है, शिकायत कर सकता है, लिखित शिकायत कर सकता है। इसकी प्रक्रिया तो यह है कि वो सीधे पहले अपने ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख से शिकायत करे प्रधान की, ब्लॉक प्रमुख ही एक्शन ले लेगा, क्योंकि सारा जो मामला है, जो योजना है, वो जिले से वहां पे आती है, ब्लॉक में आती है, ब्लॉक से तब गांव में आती है, ब्लॉक से आवंटित होती है। तो ब्लॉक प्रमुख इसका मेन है। ब्लॉक प्रमुख अगर मान लीजिए नहीं सुनता, तो आप उसके ऊपर जाइए, जिला पंचायत अध्यक्ष के पास शिकायत कर सकते हैं। वहां शिकायत नहीं सुनी जाती तो आप डीपीआरओ के पास कर सकते हैं। इसके बाद आप डीएम के पास भी शिकायत कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, डीएम के पास भी शिकायत किया जा सकता है। डीएम से ऊपर भी बहुत सारी प्रक्रिया है, न्यायालय है, फिर सीधे न्यायालय जा सकते हैं आप। तो अब वही बात है ना कि 3 साल तो रहना ही है, या 5 साल या 4 साल रहना ही है, तो कौन गांव में ही दुश्मनी मोल ले, मेन ये व्यवहारिक रीजन है। अब यहां पर जहां पर अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, सीधे जनता नहीं चुनती, यहां पर यह प्रक्रिया नहीं है, यहां पर बड़ी सरल प्रक्रिया है। चूंकि 15 लोगों में से कोई एक ही प्रधान बना है, उन्हीं में से कोई एक चुने हैं। तो जैसे प्रधानमंत्री का सिस्टम है भारत में, प्रधानमंत्री का चुनाव तो होता नहीं, जनता प्रधानमंत्री को वोट देती नहीं। जनता किसको वोट देती है? 543 जो सांसद हैं उनको वोट देती है, लोकसभा के सांसद। तो 543 सांसद चुन करके गए जनता द्वारा, तो इन्हीं 543 में से कोई एक सांसद को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। या फिर हो सकता है कि वो राज्यसभा का भी व्यक्ति हो सकता है, 233 में कोई चुनाव हो, उसमें भी हो सकता है। तो जो भी होगा वो बहुमत दल का नेता होगा। इसका मतलब 543 में
543/2 धन 1, यानी इतने लोग 543 से आधे से ज्यादा लोग उसको चाहते हैं। तो जिस पार्टी की सरकार बनी है, मतलब जिस पार्टी के लोग सांसद ज्यादा हैं, उन्हीं में से कोई एक चुन लिया जाता है, उसकी राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति कर देता है। फिर प्रधानमंत्री को हटाना जब होता है तो उन्हीं सांसदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो बड़ी सरल प्रक्रिया है। इसीलिए प्रधानमंत्री को आप देखे होंगे आमतौर पे खूब अविश्वास प्रस्ताव आया है, खूब हटाया भी गया है। तो वही प्रक्रिया यहां पर है कि 15 जो वार्ड मेंबर हैं उन्हीं में से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और 2/3, 15 का 2/3 यानी 15 दूना 30/3 यानी कि 30 लोग, 10 में 10 लोग अगर अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर दिए तो प्रधान हट गया, फिर दूसरे की नियुक्ति कर दिए। यहां जनता का रोल ही नहीं है, क्योंकि जनता ने इनको चुना है और ये इनको चुने हैं। यहां बड़ी सरल प्रक्रिया है, दिक्कत सिर्फ यहीं पर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको एकदम स्पष्ट हो गया होगा कि ग्राम प्रधान को पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है। यहां पर जो पूरी प्रक्रिया है वो मैंने मनगढ़ंत नहीं बताई है। पंचायती राज अधिनियम 1947 का एक्ट है, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पूरा विस्तार से इस तरह लिखा गया है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। ग्राम प्रधान को हटाने की जो प्रक्रिया है, जो जटिलता है, इस पर आपका क्या मत है, आप जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।